अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में आइन कलहदम है या मुअत्तल है। तुर्की में इलेक्शन हुए हैं। पीडीएम का इस्लामाबाद में शो हुआ है, पावर शो हुआ है। ये और इसी तरह के कुछ इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन पर बात करनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को तो मैं ख़ास तौर पर कहूँगा दोस्तों से कि इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो में कुछ ख़ास होने जा रहा है। आइन कलअदम या मुअत्तल है, यह बात मैंने इसलिए की कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी पंजाब की, उन्होंने इलेक्शन कराना था। उनकी ज़िम्मेदारी और कुछ भी नहीं थी, सिर्फ उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो 3 माह के अंदर आई मीन के 90 डेज़ में इलेक्शन करवाएं और उसके बाद मुंतखब हुकूमतों के हवाले इक़्तिदार करें और ख़ुद अपने घर को जाएं इज़्ज़त के साथ। लेकिन 14 तारीख को उनकी मुद्दत पूरी हो गई। तो जिस वक्त उनके 3 महीने पूरी हो गए, उनकी हुकूमतें आइनी तौर पर ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन वो अभी तक हुकूमत में मौजूद हैं, अभी तक वो घर नहीं आए। इसलिए मैंने कहा है कि वो आइनी तौर पर तो 3 माह के बाद एक दिन भी हुक्मरान रहने के आयल नहीं रहते। उनकी हुकूमतें, पंजाब हुकूमत ख़त्म हो जाती है 4 माह। जबकि मोहसिन नकवी से जब ये सवाल पूछा गया पंजाब के वज़ीर आला से कि आपकी हुकूमत तो ख़त्म हो गई हैं, तो उसने आगे से कहा इक़्तिदार के मज़े ऐसे हैं कि आप मेरा दिल तोड़ने की बातें क्यों करते हो। इसका मतलब है कि गैर मुंतखब तौर पर अब नया आइन जो नाफिजुल अमल है, इसे आइन नहीं कहेंगे, इसे फजल रहमान साहब या शहबाज शरीफ का आइन जो है वो कौन सा आइन है, वो हमें यह भी बता दें कि उनके आइन के मुताबिक मोहसिन नकवी कितना और अरसा और 5 साल 10 साल के लिए वो केयर टेकर हुक्मरान रहेगा, ये हमें बता दें ताकि हमें पाकिस्तान के नए आइन के बारे में पता तो चले कि नया आइन है क्या। तुर्की में इलेक्शन हुए हैं, ये बड़ी ख़ास बात है। तुर्की में इलेक्शन में तैयब एर्दोगान ने 49.5% और 6% वोट लिए हैं। इलेक्शन तो वो जीत गए हैं, लेकिन वहाँ पर आइनी तौर पे इलेक्शन में जो आपको कुल कास्ट वोट जो होते हैं उसका 50% आप लेंगे तो आप इलेक्शन जीतेंगे। अब 0.4 और 0.5% उसके वोट लेस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, लिहाजा रीपोलिंग होगी। तो अभी वो उसके बाद तुर्की का फैसला होगा। बात असल कहने की ये है कि तुर्की में बहुत बड़ा ज़लज़ला आया है, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हिल के रह गया है। तुर्की ऑलमोस्ट हाफ ऑफ तुर्की, आधा तुर्की तबाह हो चुका है। इसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन कराए हैं। क्यों कि इलेक्शन के बगैर किसी मुल्क में इस्तेकाम नहीं आ सकता। अगर आपने जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती, यह मुमकिन ही नहीं है, कभी भी नहीं आएगी। ये बात आप समझ लें। पाकिस्तान में उस तरह का ज़लज़ला नहीं आया, उस तरह का तूफान नहीं आया। यहाँ पर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, ये एक सवाल भी है कि आइन हमारा है कहाँ। और तुर्की के लिए हम, हमारे वो भाई हैं, हमारी गुड विशेज़ हैं। तो ख़ास तौर पे तैयब एर्दोगान के लिए इस्लामी दुनिया की भी ज़्यादा गुड विशेज़ हैं कि उसने एज ए इस्लामी दुनिया का एक अच्छा लीडर होने के नाते में बड़े अहम रोल प्ले किए हैं गुज़श्ता 5-10 सालों में, तकरीबन 10-12, बल्कि वो 20 साल से तकरीबन इक़्तिदार में हैं। तो बहरहाल हम तुर्की के अपने भाइयों के साथ गुड विशेज़ करते हैं और उनसे गुजारिश भी करते हैं कि हमारे लिए भी कुछ दुआ किया करें। सबसे अहम बात जो हुई है वो पीडीएम का पावर शो की है, जो इस वक्त करनी है। अहम डेवलपमेंट्स में ये रात को जो उनकी तकारीर हुई हैं, वैसे तो वहाँ पर वो छोटे मोटे जो टटू थे, शेरपाओ था, महमूद चकजई था, तो उनकी जो बकबक है उस पर मैं क्या बात करूँ। MQM का भी एक वो शतौला सा खड़ा था वहाँ पे, तो उन पे मैं बात नहीं करता। दो मैन जो बहुत ही बड़े इस्लामी दुनिया के बहुत ही बड़े लीडर मरियम नवाज शरीफ और फजल रहमान, उनकी तकारीर, मैं आपसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप उनकी तकारीर सुनें। इलीगल तरीके से आइन तोड़ के, दफ़ा 144 तोड़ के, सेरीना चौक का गेट तोड़ के वो सुप्रीम कोर्ट की हदूद तक आए। पहली बात तो ये है कि वो आए क्यों। वो राना सनाउल्लाह जो पीटीआई के पुरअमन तौर पर आने वाले लोगों पर शेलिंग और उन पर गोलियां बरसती थी, कल ये आइन तोड़ कर आए हैं। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफज थी। दफ़ा 144 में 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। ये लोग
ये जमगठा थोड़ा सा जो आया है दहशत गर्दों का, ये इस्लामाबाद आया क्यों। फिर वो गेट तोड़ कर आया कि उन्होंने कंटेनर उस जगह पे लगाया जहां से इंट्रेंस थी, जहां से सुप्रीम कोर्ट के जजेस अंदर दाखिल होते हैं। एक तो ये बात है कि आइन तोड़ दिया गया और राना सनाउल्लाह और हुकूमत खामोश। पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ पीडीएम एहतजाज करने आई थी। अगर अदलिया के खिलाफ करने आई थी अदलिया के, तो वहां पर नारे अदलिया के खिलाफ लगते है। तो वो भी बहुत घटिया बात है कि अदलिया के खिलाफ आप नारे लगाएं, लेकिन वहां पर मरकज उनकी तकारीर का मरकज जो था वो इमरान खान ही था, अदलिया नहीं थी और इमरान खान की बीवी। अब मैं असल बात पे आता हूँ, तकरीर पे। मौलाना फजल रहमान ने अपनी तकरीर में इतनी ये बहुत ख़ास बात मैं करने लगा हूँ। उसने अपनी तकरीर में वो साबिया की फातिमा की नाम था उसका भी, उसके हाथ काटने का चोरी का वो किया, और वो हदीस का बिल्कुल ही उसने काम की हदीस है, उसका असल उसकी रूह क्या है हदीस की, और मौलाना फजल रहमान किन मकासद के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को पेश कर रहा है। हदीस मौलाना साहब, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब वो साहबी हज़रत उसामा ने सिफारिश की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर मेरी बेटी फातिमा, बल्कि ऐसे नहीं कहा, मुकम्मल मैं आपको बताऊं मौलाना साहब, आपको पता नहीं है, सही याद नहीं होगी हदीस, आपने पढ़ी नहीं है वो हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा, पहली बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में हो गए। ये आप पढ़ लें, मसनद अहमद में पूरी मुकम्मल ज़्यादा जामे अंदाज में ये इमाम अहमद बिन हंबल ने लिखी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में हो गए और गुस्से में हज़रत उसामा से कहा क्या, अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी अल्लाह की कसम खा रहे हैं कि अल्लाह की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा भी करेगी तो चोरी करेगी तो उसका भी हाथ काटा जाएगा। अब सवाल यह है, मौलाना साहब कह रहे हैं इस हदीस के मुताबिक, इस हदीस से जो सबक मिलते हैं उसके मुताबिक किसके हाथ काटे जाएं? चीफ जस्टिस के। मौलाना की 3-4 साल पहले इसी मौलाना की एक तकरीर है जो इन्होंने पेशावर में की है। आप यूट्यूब पर वो तकरीर सुन सकते हैं। उसमें आप सिर्फ ये लिखें जी कि वट मौलाना फजल रहमान सेइंग अबाउट आसिफ जरदारी एंड नवाज शरीफ, आगे मौलाना साहब की स्पीच आपके सामने आ जाएगी। मौलाना साहब ने उस स्पीच में क्या कहा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। मौलाना साहब ने पेशावर में फरमाया कि आसिफ जरदारी नवाज शरीफ से बड़ा चोर है, तो काटे इनके हाथ मौलाना। साथ आप फिर यह भी कहते, आप कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते हैं, साथ यह भी कहते आपके बकौल आसिफ जरदारी नवाज शरीफ से भी बड़ा चोर है, तो पहले फिर आसिफ जरदारी के काटें, बाद में नवाज शरीफ अगर छोटा चोर है उसके हाथ काट दें। अगर नवाज शरीफ बड़ा चोर है तो फिर नवाज शरीफ के हाथ पहले काट दें, जरदारी के बाद इनके हाथ काटे। मौलाना साहब हम आपके साथ हैं, चोरों के हाथ काटें। हमारे नबी ने यह कहा हुआ है तो इससे कौन इनकार कर सकता है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा है कि चोर के हाथ काटने हैं, तो मौलाना इससे कौन इनकार करता है? आप, लेकिन बात यह है आप उन चोरों के साथ खड़े हैं, आप उन चोरों के साथ खड़े हैं, और जिन्होंने फैसला करना है कि चोरों के हाथ काटने हैं आप उनके हाथ कटवा रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह। बाकी सारी तकरीर आप सुन लें, आपको उनकी चेहरे की घबराहट। और दूसरी बात, वो मौलाना आखिर में जब स्पीच ख़त्म करके वो स्टेज से उतरे, उनके आखिरी 3-4 जो जुमले थे 1 मिनट 2 में, उन्होंने कहा धरना होगा, यहाँ क्या हम करेंगे। लोगों से पूछा बोरी बिस्तर लेके आए हो, वो कहे बोरी बिस्तर लोग लेके आए हुए थे। तो मौलाना ने कहा कि आइंदा ऐलान तक आप यहीं इस्लामाबाद में रुकेंगे, धरना हमारा जारी है, यहाँ काम करेंगे। मौलाना स्टेज पर उतरे, पहली सीढ़ी अभी नहीं उतरे थे उससे पहले एक कॉल आ गई, और मौलाना वहां से फिर वापस आए और स्टेज पे, और 1 मिनट में मौलाना को कौन सी कॉल थी मौलाना ये भी बता देते। 1 मिनट के बाद उन्होंने कहा भाई धरना आज खत्म होता है। 2 मिनट पहले कहा धरना होगा, 2 मिनट बाद मौलाना कह रहे हैं धरने को वही खत्म करने का ऐलान करता हूं। हमें समझ आ रही है मौलाना साहब कहां से कालें आ रही हैं, कहां से डोरें हिल रही हैं, छोड़ें आप। मरियम नवाज आई, मरियम नवाज अब स्टेज पर आई, उसकी तकरीर तो ख़ास तौर पे उसने अपनी तकरीर में सुप्रीम कोर्ट की इमारत की तरफ इशारे कर कर के कहा कि ये इमारत जो संगे मरमर, सफ़ेद संगे मरमर से बनी है, इसके फर्शों में ब्लैक संगे मरमर लगा है, इसके फानूस कहाँ लगे हैं, इसमें रहने वाले जो लोग हैं उनको वो इस्तीफ़ा दे दें, फलां कर दें। मरियम बीबी और साथ ही बुशरा बेगम को भी उसने, बुशरा बीबी को भी काफ़ी गालियाँ दी हैं कल, माशाल्लाह कल अच्छे वो जज्बात लेके आई हुई थी।
तो उसने जो गालियाँ दी, पहली बात तो मैं ये कहूँगा, कभी आपने सुना है बुशरा इमरान ने कभी मरियम नवाज़ का नाम लिया है ज़िंदगी में? उसने इसके बारे में बात भी की है, और ये उसके बारे में जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रही है उससे ही इसकी पता चल जाता है कि इसकी क्या तरबियत है और ये किस नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली औरत है कि वो भी तुम्हारी तरह की है, खातून है। तुम इमरान खान को टारगेट करती हो, गालियाँ करते हो, और गालियाँ देते हैं न्याजी, नारे क्या लगा रहे हैं। न्याजी एक बहुत ही ज़बरदस्त कबीला है पाकिस्तान का। मैं मियाँ वाली के, मेरे दोस्त हैं कुछ मियाँ वाली के भी हैं, और डेरा गाजी खान से मेरे कुछ दोस्त हैं, वो सराइकी बोलते हैं। बरकत शाह साहब डेरा गाजी खान, अल्लाह खुश रखे, इतने प्यारे हैं मुझे। वो उनसे बात होती है, उनकी सराइकी में बात करते हैं, मुझे वो इतने प्यारे लगते हैं, उनकी ज़ुबान भी इतनी प्यारी है। तो न्याजी तो बहुत ही प्यारे लोग हैं, पाकिस्तान के सारे लोग बहुत अच्छे हैं। तुम खबीस हो, बेगैरत हो, तुम लोगों को तकसीम कर रहे हो, तुम न्याजियों को गालियाँ दे रहे हो। मौलाना, मैंने अर्ज किया था, मौलाना अब्दुल सत्तार न्याजी खत्म नबूवत का पाकिस्तान में सबसे बड़ा मुजाहिद था मेरे ख्याल में, ये मेरी राय है। एक मदूदी साहब थे और एक ये बाकी जो हैं ये क्रेडिट लाने वाले हैं। मौलाना अब्दुल सत्तार न्याजी बहुत बड़ी क्लास के वो आलम थे, तो वो भी न्याजी था। किसी इस तरह की ये तो घटियापन की इंतहा होती है जिस तरह के आप नारे लगवा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ मरियम नवाज पर। मरियम नवाज का किरदार क्या है? पहले तो आप मौलाना साहब, मरियम नवाज के पीछे एक खातून खड़ी थी, एक दो मर्द थे, एक उसके साथ खड़ा था जिसे वो अंकल कहती है। पता है ये कौन है? ये वो अंकल है, इसने कराची में उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, हालांकि उसका ताल्लुक ही नहीं था मदारस के साथ। उसमें उसने कहा था कि मदारस जो हैं जहालत की फैक्ट्रियां हैं। इस बंदे ने कहा है, ये परवेज, इसका नाम भी परवेज है, इसने कहा था कि मदारस, मौलाना साहब आपके मदारस के बारे में इसने कहा था ये जहालत की फैक्ट्रियां हैं, और ये भी, इसे भी छोड़ो, इससे एक स्टेप आगे जाओ। उसके बाद अगला जुमला इसी बंदे ने यह भी कहा था, अस्तगफुरुल्लाह। और मौलाना आपको शर्म आनी चाहिए इस बंदे के साथ आप खड़े हैं। इस बंदे ने कहा था कि मदारस में पढ़ाया जाने वाला निसाब जहलियत का निसाब है, जो जहलियत पैदा करता है। अगर लफ्ज़ मेरे से ऊपर नीचे हो गए हों तो आप परवेज मलक की कराची की वो तकरीर भी यूट्यूब पर सुन सकते हैं। इसी तरह इसने कहा। अब जब उसने ये कहा कि मदारस के निसाब के बारे में, तो मदारस का निसाब क्या है? मदारस में कुरान का तर्जुमा, कुरान की तफसीर पढ़ाई जाती हैं। मदारस में बुखारी शरीफ, मुश्कात शरीफ, सना इब्ने दाऊद, मसनद ऐमान, मोता मालक पढ़ाई जाती हैं। और ये निसाब है मदारस का। ये निसाब आया जहलियत पैदा करता है, ये जहलियत का निसाब है, अस्तगफुरुल्लाह। और जो आदमी इस निसाब को यह कहे कि ये जहलियत की फैक्ट्रियां पैदा करता है, उससे बड़ा बेगैरत और उससे बड़ा काफर आप कैसे कहेंगे? आप मुझे बता दें, कुफर के लिए मुझे डिफिनेशन बता दें कि इस्लाम से निकलने के लिए क्या करना होता है। एक आदमी, जैसे हम कहते हैं ना, मुसलमान होने के लिए पहला स्टेप क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो काफिर होने के लिए यही है जो परवेज मलक ने कहा था। वहां मौलाना आप उसके साथ खड़े हैं, शर्म की बात है। फिर मरियम नवाज के साथ एक तो वो खड़ा था, दूसरा मरियम नवाज के अंकल की मैं बात कर रहा हूं। मरियम नवाज के अंकल का किरदार मैंने दोस्तों आपको बता दिया है। अब उसके साथ उसके अंकल के पीछे एक मोटा सा कटा खड़ा था, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता था। फैसलाबाद में वो कहते हैं तंजीम साजी करने के लिए एक बार गया था और इसका बाजू वगैरह भी तोड़ दिया था। ये कटा एक खड़ा है, आज कल मरियम नवाज के साथ वो कटा वहाँ पर भी कोई तंजीम साजी करने आया था या क्या करने था। ये बड़ा खबीस आदमी है, ये तंजीम साजियाँ बहुत ज़्यादा करता है। अब पता नहीं है, मैं आगे वो बातें मैं नंगेपन की हदों से नहीं गुजरूंगा। ये थी कल का पीटीएम की प्रोसेसिंग। इस वक्त तक इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर अपना खुद ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।